हे एवरीवन, नमस्ते। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज, जिसका आज हमें लास्ट लेक्चर करना है। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लेट अस गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ का लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। आज हम इसकी बात करेंगे और कल हम इसके कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। तो 2 पार्ट में ये वाला चैप्टर भी हमारा फिनिश हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं रिकॉल कर दूं कि फर्स्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ रखा हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें 3 बेसिक डिसीजंस लेने होते हैं। सबसे पहला डिसीजन होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या पढ़ते हैं कि मेरी कंपनी में जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फंड्स कहाँ से आएंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे। इसके लिए हम सोर्स ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, अब पैसे आ गए मेरे पास एक बार, तो फिर मुझे नेक्स्ट डिसीजन लेना होता है क्या, इन्वेस्टिंग डिसीजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मेन डिसीजन होता है। इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रैक्टिकल वाले। इन्वेस्टिंग डिसीजंस में हमें 2 टाइप्स पढ़ने होते हैं। पहला होता है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग का मतलब कि मेजर आपके जो बड़े फंड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, मतलब कि क्या आपको कोई नई फर्म स्टार्ट करनी है, दूसरी फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, मेजर आपको जो बेसिक बड़ा वाला इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ करना है। ठीक है, बट उसको छोड़ के हमें छोटे छोटे पैसे भी चाहिए होते हैं अपने डेली ऑपरेशंस के लिए, मतलब डे टू डे खर्चे के लिए, जिसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, कैपिटल बजटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फाइनेंसिंग डिसीजंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की। और थर्ड डिसीजन हम लेते हैं कि हमने इन्वेस्ट भी कर दिया, मेरे प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, प्रॉफिट्स के बाद क्या मैं अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करूँगी या नहीं पे करूँगी। अगर मुझे डिविडेंड पे करना है तो कितना पे करना है, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिविडेंड डिसीजंस में ऑलरेडी पढ़ ली हैं, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वर्किंग कैपिटल क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल इट मीन्स द मनी अ बिजनेस नीड्स फॉर डेली ऑपरेशंस लाइक बाइंग रॉ मटेरियल्स, पेइंग सैलरीज एंड बिल्स एट्सेट्रा। अब देखो कैपिटल बजटिंग की जो बात करी थी हमने, अच्छा अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसका लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, अब कैपिटल बजटिंग में हमने क्या बात की थी कि हमें 2 प्रपोजल्स दिए हुए थे या 3 प्रपोजल्स दिए हुए थे और हमें सबसे ज़्यादा रिटर्न जिससे आ रहा था हम उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे थे। ठीक है, कि हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। बट ये बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ के हमें अपने डेली ऑपरेशंस के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना, उसी को हम पढ़ते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। तो एक बिज़नेस को जो पैसा चाहिए होता है डेली ऑपरेशंस के लिए, मतलब कि आप रॉ मटेरियल्स खरीदोगे, सैलरीज दोगे वर्कर्स को और बाकी डे टू डे बिल्स दोगे जो डेली के ज़रूरत के होते हैं वो सब दोगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल, डे टू डे वाली कैपिटल। इफ़ करंट एसेट्स आर मोर देन करंट लाइबिलिटीज़, अगर आपकी करंट एसेट्स ज़्यादा हैं और लाइबिलिटीज़ कम हैं, इसका मतलब क्या है, बिजनेस हैज़ पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। देखो हम लोग ना 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, या आपने बैलेंस शीट देखी होगी, मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ। हम बैलेंस शीट जो पुरानी वाली टी शेप पढ़ते थे, इधर क्या लिखते थे, एसेट्स लिखते थे और इधर आपकी लिखते थे लाइबिलिटीज़। ठीक है, और इधर ही मेरा आता था कैपिटल भी। तो हम बोलते हैं ना लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट, ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ते थे। तो हम वर्किंग कैपिटल भी, आई होप अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे तो आपने इतना पढ़ा होगा कि वर्किंग कैपिटल कैसे आती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। आप अपने करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज़ निकाल दोगे, आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अच्छा, इस वर्किंग कैपिटल में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो अभी हम 1 बाय 1 उसको भी देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, या तो आप वैल्यू के बेसिस पे वर्किंग कैपिटल डिवाइड कर सकते हो या तो टाइम के बेसिस पे। वैल्यू के बेसिस पे देखते हैं, एक हमारे पास होती है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और एक होती है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल वही होती है जिसकी मैं अभी बात कर रही थी, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। सिंपली करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ इज़ योर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, यही आपकी एक्चुअल में मेन वर्किंग कैपिटल होती है। बट अगर आप ग्रॉस लेवल पे देखो तो हम सिर्फ करंट एसेट्स को ही ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है मतलब अभी उसमें से लाइबिलिटीज़ माइनस नहीं की हुई हैं। लेकिन आप ऐसे सोचो, मान लो कैश से कुछ पैसा आपके पास रखा हुआ है, बैंक में कुछ पैसा रखा हुआ है, डेटर्स हैं जिनसे कुछ पैसा आना है, स्टॉक है आपका,
जो कि आपके पास बेच दोगे तो पैसा आ जाएगा। ये सारे क्या हैं, करंट एसेट्स हैं, इन सब से पैसे आने हैं, ठीक है। अब मैं रफली मान रही हूँ कि यहाँ से 50,000 रुपये आ रहे हैं, ठीक है। तो इधर कुछ लाइबिलिटीज़ भी तो होंगी ना, करंट लाइबिलिटीज़ भी होंगी जो पे ऑफ करनी होंगी, जैसे क्रेडिटर्स हो गए या और कोई शॉर्ट टर्म बोरोइंग हो गई, बिल्स पेबल हो गए, वो पे भी तो करना होगा। तो मान लो 10,000 हमें पे भी करना है, तो एक्चुअल में हाथ में कितना पैसा बचा, 40,000 बचा ना। अगर 50,000 का मेरे पास कैश आ रहा है, कैश बैंक डेटर स्टॉक सब कुछ मिला के एसेट्स हैं, और मुझे 10,000 पे ऑफ करना है, तो मेरे पास एक्चुअल में तो नेट 40,000 बचा, तो मेरी नेट वर्किंग कैपिटल 40,000 होगी। बट अगर ग्रॉस लेवल पे देखूं तो मैं करंट लाइबिलिटीज़ को नहीं डिडक्ट करती हूं और सिर्फ करंट एसेट्स को ही हम वर्किंग कैपिटल बोल देते हैं, ग्रॉस, ठीक है। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब सिर्फ करंट एसेट्स, और नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। टाइम के बेसिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास फिर से दो टाइप की वर्किंग कैपिटल होती है, एक परमानेंट और एक टेम्प्रेरी। परमानेंट वर्किंग कैपिटल क्या होती है, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैरीड ऑन डे टू डे, मतलब जो कि होना ही होना है, परमानेंट है कि इतना तो होता ही है। जैसे कि मान लो सैलरी मोस्टली फिक्स होती है कि वो तो हमें देनी ही है, तो हमें वो पहले से पता है कि अच्छा इतना हमें फंड्स अपने पास रखने ही रखने हैं। या एक फिक्स्ड लेवल ऑफ रॉ मटेरियल आपको पता है कि आपको मंगवाने ही हैं, तो उतना पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए। बट टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल क्या होती है, दैट वैरीज ओवर टाइम, कि वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। कि हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सीज़न में आप सेल्स ज़्यादा करते हो, तो उस पर्टिकुलर सीज़न में आपको रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेगा। जिस सीज़न में आपकी सेल्स नहीं है उस सीज़न में आपको रॉ मटेरियल कम लगेगा। तो जब आप ज़्यादा सेल्स कर रहे हो, ज़्यादा रॉ मटेरियल लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको वर्कर्स भी ज़्यादा लगेंगे, तो रॉ मटेरियल का भी पैसा चाहिए, वर्कर्स की भी सैलरी चाहिए, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी। मतलब वो इतना फिक्स्ड नहीं है, ठीक। तो ये हो गए बेसिस ऑफ वर्किंग कैपिटल। दो टाइप में हम डिवाइड कर सकते हैं, वैल्यू के बेसिस पे और टाइम के बेसिस पे। वैल्यू के बेसिस पे मेरे पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होता है और नेट वर्किंग कैपिटल होता है, और टाइम के बेसिस पे मेरे पास परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल होता है। आगे बात करते हैं अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो कि मेरा मेन टॉपिक है। अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे ना कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब कुछ नहीं, बस उसी पैसे को, डे टू डे वाले पैसे को मैनेज करना ठीक से, ठीक है, कि ना वो पैसा बहुत कम पड़े और ना पैसा बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए कि हम वो पैसा वेस्ट करने लगे, ठीक है। तो आइए रीड कर लेते हैं इसको। It is the way a business manages its short-term assets and liabilities. Short-term assets and liabilities मतलब current assets और current liabilities, ठीक है। It is the way a business manages its short-term assets and liabilities so that it always has enough money to run smoothly. Simple कि हमारे पास हर दिन हर नॉर्मल ऑपरेशंस के लिए इनफ पैसे हों कि मेरा कोई काम रुक भी ना जाए, और मेरे पास इतने एक्सेस फंड्स भी नहीं होने चाहिए कि मैं उसको वेस्ट कर दूँ, ठीक है। मेन गोल क्या होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, कि मैं अपना पैसा वाइजली यूज़ करूं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम स्टॉक ना रहे मेरे पास। ऐसा क्यों, बहुत ज़्यादा स्टॉक रहेगा इसका क्या मतलब होता है, मतलब आपका स्टॉक सेल नहीं कर पा रहे हो आप, और बहुत कम स्टॉक रहेगा मतलब कि आपको बार बार रीऑर्डर करना पड़ेगा, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ज़्यादा लग सकती है, ठीक है। तीसरा है क्या, टू कलेक्ट मनी फ्रॉम कस्टमर्स ऑन टाइम, कि हम टाइम से कस्टमर से पैसे लेते रहें, ऐसा ना हो कि मेरे डेटर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। टू पे सप्लायर्स ऑन टाइम, कि हमारे जो सप्लायर्स हैं, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, उन्हें भी हम टाइम पे पैसे देते रहें, कि ये भी नहीं होना चाहिए कि मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, मतलब कि मेरे क्रेडिटर्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें चार चीज़ें देखनी होती हैं कि हमें कैश अच्छे से यूज़ करना है, स्टॉक मेरा बहुत कम या बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरे कस्टमर्स से टाइम से पैसे लेने हैं, और मेरे सप्लायर्स को टाइम पे पैसे देने हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे चार चीज़ों की बात हो गई, जिसकी अभी हम आगे डिस्कशन भी करेंगे। ये हो गया कैश, ये हो गया आपका स्टॉक मतलब कि इन्वेंट्री। इसके बाद कस्टमर्स से हमें पैसे लेने हैं, पैसे जिसको जो पैसे लेने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसीवेबल्स। और टू पे सप्लायर्स ऑन टाइम्स, मतलब टाइम पे जो पैसे पे करने हैं उसको क्या बोलते हैं, पेबल्स, ठीक है। इन चार चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है हमें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट। ये बात याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपको पता चल गया होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हमें चार चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, कैश का मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स का मैनेजमेंट और पेबल्स का मैनेजमेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यही मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे ये माइंड मैप फॉर्म में लिख दिया।
वर्किंग कैपिटल आपकी क्या है, एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या आता है, कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट। मैनेज क्या करना होता है, कैश में क्या मैनेज करोगे कि कैश ना बहुत ज़्यादा मेरे पास आइडियल कैश पड़ा हो और ना बहुत कम कैश पड़ा हो कि ज़रूरत पे पैसा ही ना रहे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी हमें यही देखना होता है कि बहुत अंडर स्टॉक भी ना रहे कि जब मुझे सेल करना है तो मेरे पास स्टॉक नहीं है, और बहुत ओवर स्टॉक भी ना रहे। इसका ये मतलब होता है कि मेरी सेल्स हो ही नहीं रही है और स्टॉक मैंने भर के रखा हुआ है, ठीक है। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मेरा पैसा ऐसा फंसा ना रहे, टाइम टू टाइम मेरे डेटर्स मेरी डेट क्लियर करते रहें। एंड पेबल्स मैनेजमेंट का मतलब मैं अपने क्रेडिटर्स की भी डेट क्लियर करती रहूँ, ऐसा ना हो कि मेरे क्रेडिटर्स इंक्रीज़ होते रहें। बहुत सिंपल सा टॉपिक है अभी तक, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, मेन एरियाज यही मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना ना, एग्जाम के टाइम पे पढ़ने के लिए ईजी पड़ता है। कैश मैनेजमेंट में क्या देखना है, हैविंग इनफ मनी फॉर डेली नीड्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कीपिंग स्टॉक एट द राइट लेवल, कि सही लेवल पे आपका स्टॉक हो। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट में क्या, गेटिंग पेमेंट्स फ्रॉम कस्टमर ऑन टाइम, कि टाइम पे कस्टमर से पेमेंट मिल जाए। और पेबल्स मैनेजमेंट में पेइंग बिल्स एंड ड्यूज ऑन टाइम, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी। अब आगे बात करते हैं हम अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल की। 3 अप्रोचेस होती हैं मेरे पास वर्किंग कैपिटल, 1 मिनट में आपको पहले ये दिखा देती हूँ। हाँ, 3 अप्रोचेस होती हैं मेरे पास वर्किंग कैपिटल की। एक होता है अग्रेसिव अप्रोच, एक होता है मॉडरेट अप्रोच जिसको हम हेजिंग भी बोलते हैं, और एक होता है कंजर्वेटिव अप्रोच। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ। एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है, अब मैं यहाँ पे आ जाती हूँ। एग्रेसिव अप्रोच क्या बोलता है, इसको रीड करते हैं। द बिजनेस यूजेज शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इवन फॉर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स। इसका मतलब क्या, जो शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, मतलब जो शॉर्ट टर्म अभी छोटे वाले सोर्सेज हैं फाइनेंस के, उसको हम यूज़ कर ले रहे हैं अपनी परमानेंट वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए, जो कि हमें आइडियली नहीं करना चाहिए। तो इसको इसीलिए क्या बोलते हैं, एग्रेसिव अप्रोच। इसके फीचर्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं वो बेटा हमें वापस भी तो जल्दी करने होते हैं ना। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, अब जैसे मान लो मैंने किसी से उधार लिया है कि मुझे यार अभी 10,000 की ज़रूरत है, तो वो वापस भी तो मांगेगा ना मुझसे। या जो मेरे क्रेडिटर्स होते हैं, क्रेडिटर्स को मुझे पैसे ऐसा नहीं 1 साल के अंदर अंदर रिटर्न करने होते हैं, अदरवाइज तो वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, है ना। करेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, जिन्हें हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है। तो अगर मैंने जो शॉर्ट टर्म अपना फाइनेंस किया हुआ है उससे अपने लॉन्ग टर्म या परमानेंट वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल कर रही हूँ, तो मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि मुझे शॉर्ट टर्म फंड्स वापस भी करने होते हैं, और अगर मैंने सारे पैसे यूज़ कर लिए तो मैं वापस कैसे करूँगी, है ना। लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है मेरे पास, लिक्विडिटी मतलब कैश अवेलेबिलिटी बहुत कम हो जाती है इमरजेंसीज़ के लिए, क्योंकि मैंने पैसे अपने परमानेंट वर्किंग कैपिटल नीड्स में यूज़ कर लिए। और प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर सी बात है ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि शॉर्ट टर्म फंड्स आपके सस्ते पड़ते हैं। ऐसा क्यों, जाहिर सी बात है ना, अभी आप डिबेंचर्स इशू कर लो, डेट ले लो, बैंक से उधार ले लो, इक्विटी शेयर्स इशू, मतलब ऐसा कोई लॉन्ग सोर्स ऑफ फाइनेंस अगर आप ले रहे हो तो जाहिर सी बात है वो आपका एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट शॉर्ट टर्म फंड्स होते हैं, फाइनेंस होते हैं, वो आपके सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। तो रिस्क ज़्यादा होता है, लिक्विडिटी कम होती है और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रीन को इसलिए छोड़ती हूँ ऐसे ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो हर बार, ठीक है। सेकेंड आते हैं कंजर्वेटिव अप्रोच पे। ये अग्रेसिव अप्रोच से जस्ट ऑपोजिट होगा। इसमें क्या बोल रहा है, द बिजनेस यूजेज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इवन फॉर शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल नीड्स। मतलब कि जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है हम उसको ना टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल नीड्स के लिए यूज़ करें, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच में क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ प्ले कर रहे हैं। और एग्रेसिव में क्या हो रहा है, हम बहुत एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं कि यार शॉर्ट टर्म सोर्स का पैसा रखा हुआ था, वापस करना है, लेकिन चलो यूज़ कर लिया हमने लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल के लिए, ठीक है। तो यहाँ के फीचर्स जस्ट ऑपोजिट होंगे। रिस्क कम होगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास लॉन्ग टर्म फंड्स अवेलेबल है, वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। लिक्विडिटी ज़्यादा होगी क्योंकि मेरे पास कैश अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। और प्रॉफिटेबिलिटी जाहिर सी बात है कम होगी, क्यों, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड्स एक्सपेंसिव पड़ते हैं। अभी आपको डेट उठानी हो, डिबेंचर्स इशू करने हो, ये सब क्या होता है, एक्सपेंसिव पड़ता है इन कंपैरिजन टू शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, मॉडरेट अप्रोच। मॉडरेट अप्रोच क्या बोलता है, जाहिर सी बात है ये बीच का होगा। मॉडरेट अप्रोच बोलता है, इसी को हेजिंग अप्रोच भी बोलते हैं, याद रखिएगा। इट सेज कि द बिजनेस मैचेस द फाइनेंस विद द ड्यूरेशन ऑफ नीड। जितनी नीड है ना
उसके हिसाब से हम अपना फिनांस मैच कर देते हैं। लॉन्ग टर्म फिनांस के लिए परमानेंट वर्किंग कैपिटल यूज़ करते हैं, शॉर्ट टर्म फिनांस के लिए टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल यूज़ करते हैं। आइडियली आपको मॉडरेट अप्रोच ही यूज़ करना चाहिए अपने बिजनेस में, बट बिकॉज इन्वायरमेंट इतना डायनेमिक है, बिजनेस इतना डायनेमिक है, फ्यूचर इतना अनसर्टेन है, तो हर बिज़नेस के लिए ना अलग अलग अप्रोच यूज़फुल पड़ते हैं। हो सकता है कि मेरे बिज़नेस के अकॉर्डिंग मुझे कंजर्वेटिव अप्रोच ज़्यादा सूट कर रहा हो, मेरे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, या मुझे मेरे बिज़नेस के अकॉर्डिंग एग्रेसिव अप्रोच ज़्यादा सूट कर रहा हो, ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। बट आइडियली अगर हम देखें बुक्स के अकॉर्डिंग देखें तो जाहिर सी बात है मॉडरेट अप्रोच इज़ द मोस्ट रीजनेबल अप्रोच फॉर मैनेजिंग योर वर्किंग कैपिटल। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म फिनांस को आप यूज़ करो परमानेंट वर्किंग कैपिटल के लिए और शॉर्ट टर्म फिनांस को यूज़ करो टेम्प्रेरी वर्किंग कैपिटल के लिए। इसके फीचर्स क्या होंगे? मॉडरेट रिस्क होगा, सेफ होगा, एफिशिएंट होगा और लिक्विडिटी आपकी बैलेंस्ड होगी, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बैलेंस्ड होगी। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैंने यहीं पे माइंड मैप के फॉर्म में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है ना, तो मैं इस लेक्चर को यहाँ पे होल्ड कर देती हूँ और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कैश मैनेजमेंट की और इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। हमने अभी देखा ना कि हमें 4 चीज़ों का मैनेजमेंट करना होता है। कैश मैनेजमेंट करना होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट। रिसीवेबल्स मैनेजमेंट और पेबल्स मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, हमें बस इसका मतलब पता होना चाहिए, जो कि हमने आज देख लिया है। कैश मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है, कुछ मॉडल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, उस पर हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, जो कि होगा इस सीरीज़ का लास्ट लेक्चर। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए अपने एग्ज़ाम के लिए। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स। अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट हुआ हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।